पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन कर दी बधाई। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना संकट के चलते दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट। दिल्ली से आने वाले लोगों का आज से होगा रैंडम कोरोना टेस्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अहम दिन। अदालत में पेश होंगे संबंधित पक्षकार। मथुरा कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की होगी शुरुआत। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संकट के मद्देनजर आयोजन पर पाबंदी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिंह। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है और यह गैंग देश के तिरंगे का अपमान करता है। अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सोनिया गांधी भी गुपकार महागठबंधन का समर्थन करती हैं? क्या इसका सीधा मतलब यह है कि देश विरोधी राजनीति को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है? हालांकि कांग्रेस की ओर से सफाई आई कि कांग्रेस गुपकार का हिस्सा नहीं है। आज का जो भाईचारे का त्यौहार है, जिससे हमें जम्मू कश्मीर में बने गुपकार अलायंस पर बीजेपी के हमले लगातार जारी हैं। पहले संबित पात्रा, फिर उसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। पाकिस्तानी वो क्या क्या नहीं होगी। इसलिए इस किस्म का डिस्कोर्स चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के हित की बात नहीं करती। इस तरह के ब्रांड करना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को क्रेडिट देना है। बाकी किसी दूसरे मुल्क का कोई जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में कोई दखल या अधिकार नहीं है। वहीं अमित शाह से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था, गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकार अलायंस में, जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। ये गुपकर है या गुप्तचर है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कश्मीरियों को बाहर निकालने और दूसरे राज्य के लोगों को सूबे में बसाने का आरोप लगाया है। महबूबा ने सरकार को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के अहम आरोपी और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कमलनाथ के भतीजा अतुल, बेटे बकुलनाथ, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जल्द ही इन नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भी आप सेना में किकबैक की बात सुनेंगे तो आपको कांग्रेस की याद आएगी। बिना किकबैक के कोई काम नहीं होता, कोई भी डील बिना डील के नहीं होती। सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2013 में इस पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। जनवरी 2014 में कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। घोटाले के मुख्य आरोपी और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना ने ईडी को बताया कि पैसे नेताओं और टॉप अधिकारियों को दिए गए। टोटल किकबैक 70 मिलियन यूरो था।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर एपी का मतलब अहमद पटेल है तो दुनिया को FAM का मतलब भी बताना जरूरी है। राजीव सक्सेना ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे अतुल पुरी, बेटे नकुलनाथ, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया है। 3000 करोड़ रुपए की इस हेलीकॉप्टर डील को 2018 में कांग्रेस ने रद्द कर दिया था। डील में बड़े पैमाने पर घूस और धांधली के आरोप लगे थे। अप्रैल 2014 में इटली की एक कोर्ट में इस सौदे पर फैसला हुआ था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगस्ता सौदे में घोटाला हुआ है। अदालत ने कंपनी फिन मैकेनिका को दोषी पाया था। फिन मैकेनिका के लिए काम करने वाली कंपनी ऑगस्टा वेस्टर्न के पूर्व CEO ब्रूनो स्पैगनोलिनी को 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद पर विधेयक लाने पर विचार कर रही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें 5 साल की कठोर जेल की सजा का प्रावधान भी हो सकता है। विधेयक ला रही इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। मिश्रा जी, लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है, क्या मसौदा है, किस तरह चलाया जाएगा? धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 करके विधानसभा में लाने पर विचार चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रलोभन और बहकावे में बहलाकर, फुसलाकर, बलपूर्वक जो शादी कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें 5 साल का कठोर कारावास। इसमें हम तय कर रहे हैं कि ये अपराध संज्ञेय होगा गैर जमानती। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक बहला फुसला कर जो धर्मांतरण करती है, वो विवाह नल एंड वाइड हो जाएगा। इस अधिनियम में अपराध घटित करने वाले में जो सहयोग करते हैं वो लोग, वो सभी समान बराबरी के अपराधी होंगे। इसमें अधिनियम में जो माता पिता भाई बहन है जिसका धर्मांतरण हुआ है, उसकी रिपोर्ट में ये लोग आवश्यक है, ये रिपोर्ट करें। और 1 महीने पहले अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसे कलेक्टर से अनुमति लेना। सर, यूपी के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश। लगातार धर्मांतरण को लेकर शिकायतें भी हो रही थी, लेकिन अब राहत मिलेगी इस तरह जो है निश्चित रूप से राहत भी मिलेगी और ऐसे लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस तरह से धर्मांतरण कराते हैं। बिल्कुल, तो धर्मांतरण कराने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा में ये विधेयक लव जिहाद को लेकर आने वाला है। और अब बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। नीतीश कुमार ने कई अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं, लेकिन मलाईदार विभाग बीजेपी के हिस्से में चले गए हैं। बिहार में एक ऐसे कार्यकाल की शुरुआत हुई है जिसमें जेडीयू पहले से कमजोर हुई है और बीजेपी मजबूत होकर सामने आई है। यही वजह है कि नीतीश कैबिनेट का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को नजरअंदाज किया है, ये आने वाले समय में उनकी चुनौतियां बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार, मैं तारकिशोर प्रसाद, मैं रेणु देवी, मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल को शपथ लिए 24 घंटे का समय भी पूरा नहीं हुआ था कि सभी मंत्रालय का बंटवारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और डिफेंस विभाग, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास जैसे मंत्रालय मिले। ये वो मंत्रालय है जो पहले सुशील कुमार के पास थे। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, ओबीसी, ईबीसी और उद्योग विभाग, विजय चौधरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा, फूड प्लानिंग और एक्साइज विभाग, मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग, शीला कुमारी को परिवहन मंत्रालय, संतोष पाजी को लघु सिंचाई और SC/ST कल्याण विभाग, मुकेश साहनी को पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, मंगल पांडे का कद बढ़ाते हुए स्वास्थ्य, सड़क और कला एवं
संस्कृति विभाग दिया गया है। रामसूरत राय को राजस्व एवं भूमि सुधार, अमरेंद्र सिंह को कृषि, सहकारी और गन्ना विभाग, रामप्रीत पासवान को PHED, जीवेश कुमार को पर्यटन, श्रम और खान विभाग दिया गया है। तो बिहार में एक ऐसे कार्यकाल की शुरुआत हुई है इसमें जनता दल यूनाइटेड पहले से कमजोर हुई है और बीजेपी मजबूत बनकर उभरी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का स्वरूप बदला नजर आ रहा है और इसमें बीजेपी से अधिक मंत्रियों ने शपथ ली और पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी से 7, जेडीयू से 5, हम और वीआईपी से 1-1 मंत्री बना है। मैं नीतीश कुमार, मैं तारकिशोर प्रसाद, मैं रेणु देवी, मैं अशोक गौरव ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मतलब बिहार में सरकार बन गई है, मंत्रियों के साथ विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे को नजरअंदाज किया है उससे उसकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की। सुशील मोदी की जगह वैश्य समाज के तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरह चंद्रवंशी समाज के प्रेम कुमार की जगह नूनिया समाज की रेणु देवी को पार्टी ने नुमाइंदगी सौंपी है। नंदकिशोर यादव की जगह औराई से पहली बार विधायक चुने गए रामसूरत राय को मंत्री बनाया गया है। एक तरह से बीजेपी ने बिहार में बहुत आगे की चाल चली है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना के कहर ने देश की राजधानी दिल्ली में सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और अब दिल्ली सरकार ने उन बाजारों को बंद करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जहां कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या मिनी लॉकडाउन दिल्ली में लगने वाला है। दिल्ली में कोरोना की मार, मिनी लॉकडाउन के आसार, कोरोना की 3rd वेव कैसे होगी जिंदगी से। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से जूझ रही है। पिछले 24 घंटों में 99 लोग काल के गाल में समा चुके हैं और ऐसी रफ्तार रही तो दिल्ली में कब्रिस्तान भी कम पड़ जाएंगे। दिल्ली में अब तक कोरोना के 4,89,202 केस आ चुके हैं, जिनमें से कुल एक्टिव केस 40,128 हैं। पिछले 24 घंटे में 7,713 केस नए सामने आ चुके हैं। अगर वक्त रहते कोई कदम न उठाया तो कोरोना की दूसरी लहर जल्द ही तीसरी लहर में तब्दील हो जाएगी। फिर स्थिति को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर ने दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर जरूर कीजिए। दिल्ली सरकार ने मिनी लॉकडाउन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है और उन बाजारों को बंद करने के लिए कहा है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। साथ ही शादी समारोह में 200 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति को घटाकर 50 करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा है। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50
लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं। ये बाजार आ सकते हैं लॉकडाउन के दायरे में। सदर बाजार, नई सड़क, पहाड़गंज, करोल बाग, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, कमला मार्केट, गांधी नगर, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, चावड़ी बाजार, लाजपत नगर, जनपथ मार्केट, पालिका बाजार। वहीं वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन कर दी बधाई। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना संकट के चलते दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट। दिल्ली से आने वाले लोगों का आज से होगा रैंडम कोरोना टेस्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज अहम दिन, अदालत में पेश होंगे संबंधित पक्षकार। मथुरा कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई।